कैसे हो सब। वेलकम टू द कंपटीशन गुरु चंडीगढ़। आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो एसएससी का जो एग्जाम हुआ था चंडीगढ़ में, उसका सीरीज बी का क्वेश्चन सॉल्व पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे। तो वो जो मेरे पास सीरीज है वो क्या बोलते हैं पार्ट बी का सॉल्यूशन है, वहां से हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप भी लोग देख सकते हो कि फिजिक्स पोर्शन में कितने क्वेश्चन आए थे और क्या वेटेज रही थी और किस लेवल के क्वेश्चन आए थे, वो सब के बारे में हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हमारे पास इसमें पहला क्वेश्चन जो था वो था पार्ट बी का जो था वो था द वेवलेंथ ऑफ अ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ अ सोडियम इज 5896 एंगस्ट्रॉम, द फर्स्ट एक्साइटेड पोटेंशियल ऑफ द सोडियम एटम इज। वो चीज हमने कैलकुलेट करनी है इसमें। तो ये बीएससी से क्वेश्चन रिलेटेड है, ग्रेजुएशन से रिलेटेड है। तो इसे किस तरीके से करते हैं वो चीज मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें एनर्जी का फॉर्मूला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो +2 से हम शुरू कर रहे हैं वो वाला इसमें लगेगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल हुआ क्या, एक तरह से एनर्जी हुई, एनर्जी की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू तो है, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे यहाँ पे E = hc अपॉन लैम्डा। hc की वैल्यू होती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। यही क्यों कैलकुलेट करनी पड़ी, क्योंकि आंसर हमारे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है 5896 एंगस्ट्रॉम जो है, आप इसको यहां करो। एंगस्ट्रॉम को चेंज करना पड़ेगा नैनोमीटर के लिए, तो वो कैसे चेंज करोगे, 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻⁻10 मीटर। सिमिलरली 1 नैनोमीटर = 10⁻⁹ मीटर। तो जब एंगस्ट्रॉम को हम चेंज करेंगे इसमें, तो किस तरीके से करेंगे, देखो इसको इस तरीके से करेंगे इंटू 10⁻⁻1 इंटू 1 नैनोमीटर। ठीक है, एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा एक्चुअल में, जब आप सॉल्व करना देखना, तो इसका जो है मैच कितना होगा उसको देखना, वो किसके बराबर होगा, जनरली देखना इसके बराबर कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है आपका आंसर आ जाएगा। इसीलिए जो है हमने एक शॉर्ट ट्रिक याद रखी है, इसमें hc की वैल्यू क्या होती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। डायरेक्ट कितनी कैलकुलेशन का टाइम बच गया और 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वो क्या था मेरे पास, अ पार्टिकल ऑफ मास 10⁻⁻6 ग्राम मूविंग विद अ स्पीड of 0.1 centimeter per second in a closed box। यही क्वेश्चन है। Consider this to be the one dimensional square well potential. The value of quantum number n is। तो वैल्यू ऑफ n निकालनी है। अगर मेरे पास एनर्जी क्या है स्क्वायर वेल पोटेंशियल की कितनी होती है, n² π² h² अपॉन 2ml², यही होती है फॉर बॉक्स। अगर h को है वो मैं उसकी फॉर्म में लिखूं h की फॉर्म में, तो वो कितनी होगी 8ml², यही हो गया। ये चीज हमारे को निकालनी है। ठीक है, तो निकालना क्या है इसमें से n निकालना क्या है, n निकालना है। n निकालने के लिए हमारे पास गिवन क्या क्या है, देखो यहाँ पे मास गिवन है, डन। ठीक है, और लेंथ गिवन है, डन। h की वैल्यू होती है हमारे पास 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल। अगर ये जूल में है तो ये सब जो हमारे को सेंटीमीटर भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ग्राम भी किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। बट उससे पहले जो है एक चीज हमें निकालनी पड़ेगी, एनर्जी। तो एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ΔX गिवन है, ΔP निकालेंगे, E = PC भी होता है। दूसरा मेरे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से P इंटू ΔX किसके बराबर होगा, > H/2π, यही था। अगर यहां से ΔP निकाल जाता तो मेरे पास में क्या होगा H/2π ΔX। ये वैल्यू निकाल के हम जो है n की वैल्यू निकाल देंगे। तो वो जब सॉल्व करके आती है तो वो उसका करेक्ट आंसर जो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 1 × 10⁻19 के अप्रोक्स आता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो मैंने मेथड बता दिया ऐसे करना है, कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे पास क्या था, अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r सेंटर्ड एट द, पढ़ लीजिए क्वेश्चन, एट द अर्थ a second state moves in a elliptical orbit of a major axis 8r with earth at the one foci. If the former takes 1 day to complete the revolution, the latter would take कितने days?
वो चीज आपने निकालनी है। तो इसमें क्वेश्चन में केपलर्स लॉ और सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल एंड इलिप्टिकल एक्सिस, मेजर माइनर एक्सिस दोनों का यूज होगा। तो उन दोनों का यूज जो है, ये क्वेश्चन तो ग्रेजुएशन से रिलेटेड है, तो ग्रेजुएशन से रिलेटेड है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो सेमी मेजर एक्सिस क्या होती है, सेमी मेजर एक्सिस जनरली मेरे पास होती क्या है, सेमी मेजर एक्सिस जनरली होती है 2 टाइम्स आर मिनिमम। तो यहां पे ये 8r गिवन है, इसको मैं क्या करूंगा 2 इंटू 4r, ये चीज करूंगा। तो r मिनिमम मेरे पास कितना हुआ 4r, ये चीज हुआ 4r हुआ। अगर 4r हुआ तो मेरे पास मैं क्या करूंगा डायरेक्ट 4r हुआ, यही हुआ 4r ही हुआ, केपलर्स थर्ड लॉ लगा दूंगा, a क्यूब, ये a क्यूब क्या होगा r क्यूब के बराबर। तो जैसे ही इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, जनरली टाइम पीरियड ऑफ 1 रेवोल्यूशन कहां है ना, तो वो उससे जो आंसर आएगा ना वो मेरे पास आएगा अप्रोक्सीमेटली किसके अकॉर्डिंग आएगा, 8 डेज के अकॉर्डिंग आएगा, 8 डेज नहीं, चेक कर लिए, हाँ 8 डेज के अराउंड आएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे ना। इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स एंड द मास ऑफ body is increased 2 times in a simple harmonic motion of a spring, then angular frequency will be। angular frequency और spring of mass and energy के बीच में क्या रिलेशन है, उस चीज का पता करिए पहले, क्या रिलेशन है आपको पता ही होगा, मैं बता देता हूं, ये भी ग्रेजुएशन से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट है, उसमें ये पूछा जाता है। तो ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ k बाय m, यही था। अगर मेरे पास कहा कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 8 टाइम्स बढ़ता है एज कंपेयर टू के, और मास जो है मेरे पास 2 टाइम्स बढ़ता है अकॉर्डिंग टू के, तो ये टोटल कितना बढ़ा 4 टाइम्स के बाय एम रूट, तो ये कितना है 2 टाइम्स ओमेगा। तो ये जनरली क्या हुआ 2 हुआ, तो इट इज इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स, ठीक है। तो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इंक्रीजेस बाय 2m, ये करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अ पॉइंट मास चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन सेमी इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट्स which are inclined at angle of 30 degree with respect to each other, the number of image charges will be formed। इसका इमेज चार्ज जो है वो पता लगाना है। तो इमेज चार्ज जनरली बनता कैसे है, देखिए इमेज चार्ज को बनने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। इसमें थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 30 माइनस 1, तो ये कितना हुआ 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए 11, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है मेरे पास लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम अ मीडियम ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू 1.5 इंटू वैक्यूम, यही है क्वेश्चन। द क्रिटिकल एंगल एट विच TIR विल अकर विल बी, क्रिटिकल एंगल एट विच TIR विल बी अकर। तो क्रिटिकल एंगल और जो वैक्यूम वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके बीच में रिलेशन क्या होता है, जनरली n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा सी, थीटा सी इज द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो साइन थीटा से n निकालना है मेरे को, तो वो साइन थीटा सी क्या हुआ इक्वल टू 1 अपॉन n इक्वल टू 10 अपॉन 15 2/3, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। तो इसकी वैल्यू जो होती है साइन इनवर्स 2/3 की, वो जनरली होती है 41.8 डिग्री, ठीक है। इसको इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम अ मीडियम, ये तो हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट पे करते हैं। इन अ क्रिस्टल्स अ प्लेन कट्स इंटरसेप्ट ए एंड बी, क्वेश्चन शो हो रहा है आपको स्क्रीन पे, along with the 3 axes where A, B and C are primitive unit cells, determine the Miller indices। तो इसमें क्या करना है आपको, मिलर इंडिसेस निकालने हैं, किसके A रेशो 2B रेशो 3C। तो मिलर इंडिसेस निकालने के लिए क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट्स का रेशो लेते हैं डिवाइड में पहले, फिर बाद में इनको 1 बनाना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आएगा 6, तो 6 रेशो 3 रेशो 2, ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सीक्वेंस होना चाहिए ऑप्शंस का। तो उसको देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं।
6:3:2, 6:2:3 किस में है मेरे पास? 6:3:2 ऑप्शन नंबर ए में, यही बना मेरे पास 6:3:2। तो ये मेरे पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है उसको देख लीजिए एक बार। यही क्वेश्चन था ना, द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सुपर कंडक्टर एट अ टेम्परेचर T 4K एंड 8K आर 11 एम्पियर एंड 5.5 मिली एम्पियर। द ट्रांजिशन टेम्परेचर जो हमने निकालना है, तो ये है हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स का क्वेश्चन फ्रॉम द सुपर कंडक्टिविटी, वेयर क्रिटिकल टेम्परेचर भी हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है किस तरीके से करेंगे, देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू HC नॉट इंटू 1 माइनस T/TC का होल स्क्वायर। इस तरीके का इसमें फॉर्मूला लगता है, ठीक है। जब ये फॉर्मूला इसमें लगेगा तो क्या करेंगे हम, HC/HC नॉट जो है सारी वैल्यू रख देना यहाँ पे। जनरली हमने निकालना क्या है, इस पे निकालना है, इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 10.6 के, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 10.6 के। अगला क्वेश्चन देख लिए, इफ द प्लैंक कांस्टेंट इज 0 देन द टोटल एनर्जी कंटेन्ड इन अ बॉक्स फिल्ड विद द रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज एट टेम्परेचर T विद विल बी। देखो प्लैंक्स कांस्टेंट का रिलेशन क्या है मेरे पास, जो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर आता है। रेडिएशन आ गया ना यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट इज 0, रेडिएशन और फ्रीक्वेंसी, तो ये ब्लैक बॉडी वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसमें रिलेशन क्या होता है जनरली प्लैंक्स कांस्टेंट का, तो पावर पर यूनिट एरिया जिसे भी कहते हैं वो होता है 2π⁴ k⁴ T⁴ अपॉन अगर H 0 हो गया देन P बाय अप्रोचेस टू इंफिनिटी। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? इंफिनिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ये द आउटपुट वोल्टेज ऑफ V0 इक्वल टू एन ओप-एम्प इज गिवन बाय। ये एक तरह से एडर का काम करता है। अगर ये एडर का काम करता है तो इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे होना चाहिए? 3 है तो आउटपुट जनरली क्या है, मुझे नेगेटिव फीडबैक में मिल रही है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है RF/RI इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय 3। इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो V0 मेरे पास कितना आएगा जनरली, तो -2/1 इंटू V1 कितना है 1 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आएगा 12/3 इक्वल टू 6 वोल्ट। इन्वर्टिंग है, माइनस का साइन तब लगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कितना होना चाहिए जनरली -6 वोल्ट। 6 वोल्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको अभी स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हो। एन एलईडी कन्वर्ट्स अ 1.5 वोल्ट एंड 5 मिली एम्पियर इन अ फॉरवर्ड वाइज। Assuming an external efficiency of LED, how many photons are to be emitted per second? तो emitted photons per second कितने होते हैं, उसके लिए जनरली मेरे पास एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ये भी ग्रेजुएशन बेस का ही है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है P/HC, वो कितना होता है वो मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट। चलिए उसको यहीं पे कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो वो कितना होता है जनरली P/HC, P/HFC इक्वल टू नीटा टाइम्स I/E। ये जनरली हमने निकालना है, क्या निकालना है? I/E। तो नीटा मेरे पास कितनी दी है, 80% एफिशिएंसी, कितना हो गया 0.8। I और E कितना दिया है मेरे पास, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज, वो दिया है 5 × 10⁻³ करंट अपॉन वोल्टेज कितना दिया है 1.5। 1.5 को जो है हम परली साइड लेके इसको निकालना है हमने इन द फॉर्म ऑफ जूल। तो जूल में जो है मेरे पास जो है ये इस तरीके का आता है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इस इक्वेशन को, तो इसका आंसर जो है मेरे पास जनरली 2.5 × 10⁻16 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो मेरे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स कैन बी यूज्ड एज अ पेरिटी चेकर। तो पेरिटी चेकर गेट कौन सा होता है जनरली, वो होता है एक्सक्लूसिव ऑर गेट, XY। इसमें क्योंकि क्या होता है, ट्रूथ टेबल जो बनता है 2 इनपुट्स के लिए बनाऊं तो 0 0 0 1 1 0 1 1,
सेम सेम के लिए आउटपुट क्या देता है, ये 0 देता है, और डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट क्या देता है, ये 0 1 देता है। तो एक्सक्लूसिव और गेट जो है वो मेरे पास क्या होता है, पेरिटी चेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो मेरे पास क्या है, अ स्प्रिंग ऑफ मास अटैच्ड विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, द सॉल्यूशन ऑफ द क्रिटिकल डैम्प टेम्परेचर वेयर x नॉट, द सिस्टम विल बी एक्सपीरियंसिंग अ डैम्पिंग फोर्स। इसमें क्या करना है आपने, डैम्पिंग फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो डैम्पिंग फोर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले x कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आपने x कैलकुलेट किया इसमें, तो आप इसको सॉल्व किस तरीके से करोगे, मुझे ये बताओ। पहले x दिया है, टेम्परेचर दिया है, उसके बाद कैसे करोगे बताइएगा मुझे, उसके बाद किस तरीके से इसको करोगे। इसमें क्या करोगे, dx बाई dt को 0 करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, dx अपॉन dt को क्या करोगे, 0 पुट करोगे। वहां से आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को आपने इसी इक्वेशन में डाल के इसका एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। उसके बाद जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू टर्म है उसमें जो है वैल्यूज पुट करके, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो मेरे पास बनेगा वो बनेगा जनरली 0.01 सेकेंड। ये मेरे पास जो है करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वो मेरे पास क्या है, अ टाइटली डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज ड्राइवन विद अ पीरियडिक फोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, अब देखिएगा ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कब होगी, देखिए ये तो सिर्फ एक जो डायरेक्ट रिजल्ट्स है वही है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब होगी, जब ओमेगा मेरे पास क्या होगा, ओमेगा नॉट के बराबर होगा डैम्पिंग फोर्स के अंदर। नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी भी पीरियडिक ऑसिलेशन में जो है मेरे पास डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आती है, जब मैक्सिमम, जब ओमेगा क्या है, ओमेगा नॉट के बराबर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इंड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होने के लिए मेरे पास जो है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट्स आप सबके सामने है, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो जो है इनकरेक्ट है 86 क्वेश्चन में। तो इसमें वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कंजर्वेटिव नेचर है इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी। कांट एग्जिस्ट इन द रीजन ऑक्युपाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी जो है मेरे हिसाब से करेक्ट ही होनी चाहिए इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए, बट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये नहीं होती है। आपने ईएमएफ के अंदर देखा हो ना, उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनती है वो उस रीजन में भी बनती है जहां मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसलिए ये जो है मेरे पास क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए अगली क्वेश्चन में चलते हैं। वो क्या है, अ सर्कुलर कॉइल इज कंप्लीटली आउटसाइड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 सेकेंड इट मूव्स कंप्लीटली इनटू अ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म 15T मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया है, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे देखिएगा। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे देखिएगा। इस क्वेश्चन को जनरली हम क्या करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है मेरे पास फाई, वो क्या होता है जनरली बी डॉट डी एस, क्लोज्ड इंटीग्रल के लिए। जब बी डॉट डी एस है, तो जब हम इसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे कितनी दी है, तो वो होगी 15 पाई इंटू 0.07 का होल स्क्वायर। इसको किस तरह से लिख सकते हो, बी इंटू ए भी लिख सकते हो। तो एरिया ऑफ लूप लगा के जो है वो कैलकुलेट करनी है, तो ये मेरे पास आंसर कितना आएगा फिर, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होती है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। जैसे ही फाई आपके पास निकल गया, उसको जो है आपने टी के साथ जो है वो क्या करना है, डिफरेंशिएट। जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो इसका आंसर जो होगा वो मेरे पास 0.58 वोल्ट आएगा। तो कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो खुद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या है मेरे पास, अ मीटर स्टिक मूव्स अलोंग इट्स लेंथ विद अ सर्टेन स्पीड। द अपरेंट लेंथ ऑफ मूविंग मीटर स्टिक इज मेजर्ड एज अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर फ्रॉम द ग्राउंड is to be 98 centimeter. Hence the velocity of meter stick will be in the form of light with c will be. तो इसमें हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला किस तरीके से यूज करेंगे, देखो L इज इक्वल टू L नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर।
यही होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला। जो हमें एक्चुअल लेंथ दिखी वो हमने लेनी है यहाँ, और जो इसकी एक्चुअल लेंथ है वो लेनी है हमने V0/c²। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये क्या होगा जनरली 98/100 का रूट का स्क्वायर, रूट नहीं होगा स्क्वायर होगा, इक्वल टू क्या होगा √1 - v²/c², यही होगा। तो जब 98/100 का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या होगा 1 - v²/c²। तो वहां से आप कैलकुलेट करना इसको, तो आपके पास जो है वो आंसर किस तरीके का बनेगा, वो जनरली बनेगा मेरे पास 0.19 c के अप्रॉक्स। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो मेरे पास क्या है, 2 लेंथ रॉड ऑफ रेडियस द सेम मटेरियल। ये भी जो है आपका ग्रेजुएशन बेस पे ही है। एक्सेप्ट टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंडक्ट द मैक्सिमम हीट। तो मैक्सिमम हीट कौन जो है वो टेम्परेचर जो कंडक्ट करेगा, कौन करेगा उसके बारे में बताइएगा। तो मैक्सिमम हीट जो है वो किस तरीके से करते हैं, सेम मटेरियल है, टेम्परेचर भी है, तो किस पे डिपेंड करती है मैक्सिमम हीट, रॉड की। तो ये यंग्स मॉडुलस जो है एक्सपेरिमेंट है, वहां से जो है वो हो जाएगा, जिसमें क्या निकलता था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, वहां से होगा। तो देखिएगा, अगर मेरे पास जो है सेम टेम्परेचर पे रॉड रखी है तो मैक्सिमम हीट मेरे पास कहां आएगी, तो रेडियस के साथ। तो इसका अप्रोक्सीमेटली जो करेक्ट आंसर है वो है L = 200 इंटू R = 2 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो मेरे पास क्या है, अ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्लास प्लेट ऑफ अ थिकनेस 500 नैनोमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5। द वेवलेंथ इन द विजिबल रीजन इज स्ट्रांगली डिफेक्टेड बाय द। तो वेवलेंथ निकालनी है आपने। तो वेवलेंथ जो है वो किस तरीके से निकलेगी इन द इंसिडेंट लाइट, वो किस तरीके से फॉर्मूला होता है, वो होता है जनरली, देखिएगा मैं इसको बताता हूं। चलिए, तो जो डेल्टा एक्स है वो मेरे पास किसके बराबर होता है, 2μt × 2n-1 टाइम्स λ/2। ठीक है, तो लैम्डा का फॉर्मूला जो है मैं क्या करूंगा इसमें 4μt / 2n-1 जो है वो चीज इस पे लगवाऊंगा। ठीक है, जैसे ही ये चीज मैंने लगाई तो मेरे पास जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, वो आ रहा है 600। सब सारी वैल्यूज आप पुट कर लो, n की भी, t की भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी और थिकनेस की भी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जो है जनरली 600। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, वो है द मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20 and the focal length of the eyepiece is 5 centimeter and the image is formed at the near point. The magnification of a object lens is, वो चीज निकालनी है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए जनरली मेरे को दो लेंसेज है, तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई ऑब्जेक्ट इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, वो दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। एम की वैल्यू तो मेरे पास क्या है 20 गिवन है, एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर है, डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 25 सेंटीमीटर दी है, एम नॉट की वैल्यू कितनी होगी जनरली 20/6 कैलकुलेट होगी, तो वो कितना हुआ जनरली 3.3 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, इसमें इस तरीके से निकालते हैं जनरली। तो इसको जो भी करते हैं, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होना चाहिए, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसके बारे में देखते हैं। वो मेरे पास क्या है, इफ रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय द ब्लू लाइट इन अ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। अगर मेरे पास रेड लाइट जो है वो रिप्लेस की जाए माइक्रोस्कोप में, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या होगा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इसमें रिजॉल्विंग ये +2 बेस पे है, तो रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जनरली R = 2μ sin θ / लैम्डा। ठीक है, डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब देखिएगा वेवलेंथ जो है किसकी ज्यादा होती है, लैम्डा ऑफ रेड जो है वो मोर होती है किसकी से, लैम्डा ऑफ ब्लू से। ठीक है, तो जैसे ही लैम्डा बढ़ेगी रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो रिजॉल्विंग पावर जो है वो कैसे हो जाएगी, डिक्रीज। तो इसमें क्या कहा गया, रेड रिप्लेस की ब्लू से, क्या की, रेड रिप्लेस की ब्लू से। तो रेड जैसे ही रिप्लेस ब्लू से की तो इसकी रिजॉल्विंग पावर क्या है, वो हो जाएगी इंक्रीज।
इसकी रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी इंक्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट द लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो ट्रांसवर्स इन नेचर जो लाइट वेव का है वो बताता है मेरे पास वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। अगर मेरे पास ट्रांसवर्स नेचर है तो वो बताता है वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या है मेरे पास, इन फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन एट डबल स्लिट ऑफ द इंक्रीजेस द स्लिट। तो जैसे ही आपने स्लिट इंक्रीज की उसमें क्या है, जो सेंट्रल विड्थ ऑफ मैक्सिमा है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो सेंटर पीक विल बिकम, जो शार्पर है वो होगा, सेंट्रल पीक जो है और ज्यादा शार्पर हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम का मींस वही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्या है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल्स देन इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी। अगर काइनेटिक एनर्जी जो है डबल कर दी तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बीच में रिलेशन क्या है, h/2me का रूट। तो लैम्डा की वैल्यू क्या कर दी, डबल, तो वो √2 टाइम्स लैम्डा डैश होगा। जनरली 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, 0.707। तो ये जो है मेरे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, 0.707। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या है, द स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप मैप्स द सरफेस मेजर द सरफेस। देखो स्कैनिंग जो है वो करता है काम आपका सरफेस के ऊपर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, साइज ऑफ ईच एटम इन द सरफेस जो है वो बता देता है मेरे पास स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वो क्या है, द ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन सर्किट विल बी द वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो ये बताना है, गिवन सर्किट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ क्यू इफ जे के विल बी 0 एंड के विल बी 1। तो ये k गया, ये भी 1, ये 0 है तो ये गया 1। तो ये एंड गेट है तो 0 × 1 कितना हुआ 0, 1 × 1 कितना हुआ 1, 0 + 1 कितना मिला 1। तो 1 कौन सा आंसर है, वो करेक्ट ऑप्शन है, वो ये वाला 97 का जो करेक्ट ऑप्शन है वे। चलिए द एडिशन ऑफ द टू बाइनरी नंबर, द एडिशन ऑफ अ टू बाइनरी नंबर, एडिशन करनी है बाइनरी नंबर की, किस तरीके से करेंगे देखिए, 1000.01 प्लस दूसरी क्या है 000.11। 1 जब एडिशन करते हैं बाइनरी में वो होती है 10, जिसको 2 कहते हैं डेसिमल में। तो इसकी एक कैरी यहां चलेगी, तो ये 1 + 1 कितना हो गया 10 अगेन, तो कैरी यहां आ गई, 1 + 1 कितना हो गया 1, आगे क्या है 0, आगे क्या है 0, आगे क्या है 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऐसा कोई करेक्ट ऑप्शन है इसमें देखिएगा ऐसा कोई करेक्ट ऑप्शन है कि नहीं है, शायद इसमें क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो क्वेश्चन मेरे पास जो है वो इस तरीके से है, इसमें भी जो 4 0 है जनरली 0.0001। तो इस क्वेश्चन को जो है वो मैं दोबारा कर देता हूं, जो करेक्ट ऑप्शन जो एग्जाम में था वो भी ये इस तरीके से था 1000.01 प्लस 000.1.11 ये क्वेश्चन था। 1 + 1 करेंगे तो 10, यही था, 1 कैरी आ गई, 1 + 1 करेंगे तो 10। ठीक है, 1 + 1 अगेन करेंगे तो 10, 1 इधर चला गया तो ये 1 इस तरीके से आ गया है 0 और 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखिएगा कौन सा है, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इसका करेक्ट ऑप्शन है 1010, ये बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाफ लाइफ टाइम ऑफ द प्रोटॉन एमिशन डीके ऑफ 131 UO डीके कांस्टेंट विल बी। जो हाफ लाइफ टाइम है डीके कांस्टेंट का वो होता है जनरली 0.1 सेकेंड। ठीक है, वो किस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, इससे 0.693/λ यहां से कैलकुलेट किया आपने। ठीक है, इस तरीके से किया। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है मेरे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। तो जनरली जो है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए तो हमारे पास बीटा डीके भी यूज किया जाता है, एक्स रेज भी यूज किया जाता है, गामा रेज भी यूज किया जाता है, पर जो प्रेफर करते हैं हम वो जनरली हम गामा रे को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस थे जो हमारे एसएससी के एग्जाम में आए थे। तो आप इनके सोल्यूशन जो है यहाँ से करेक्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।